वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विषय इतिहास से पाठ 1 जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति। इस पाठ के 5 भाग हैं। इन सभी भागों को एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। पहले की 2 वीडियोस में हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम भाग 3 फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना पढ़ेंगे। तो अगले पेज से शुरुआत कर लेते हैं भाग 3 की। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी, यानी कि राजा के पास जो शक्तियां थी उन शक्तियों का इस्तेमाल राजा अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकता था। कानून बनाकर राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था और कानून बनाने का जो काम था वो नेशनल असेंबली को दे दिया था। लेकिन अब संवैधानिक राजतंत्र को भी फ्रांस से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और गणतंत्र प्रकार की जो व्यवस्था होगी उसकी स्थापना की जाएगी। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार और सरकार का जो प्रमुख होता है उसका चुनाव उस देश की जनता के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर गणतंत्र का मतलब लिख देते हैं क्या होता है। गणतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें उस देश की जो सरकार होगी और उस सरकार का जो मुखिया होगा उसका चुनाव उस देश की जनता के द्वारा किया जाता है। अब किस प्रकार फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की जाएगी, एक एक करके पॉइंट्स को समझ लेते हैं। पहला, नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि राजा ने उस समय की फ्रांस में जो तनावपूर्ण परिस्थितियां थी उनको देखते हुए नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी जो कि कानून बनाने का काम करेगी। और नेशनल असेंबली ने जो संविधान तैयार किया था उसको भी राजा ने मान्यता दे दी थी। लेकिन नेशनल असेंबली को मान्यता देने के बावजूद और फ्रांस में नया संविधान लागू होने के बावजूद भी फ्रांस में जो परिस्थितियां थी वो अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई थी। लुई 16वां जो उस समय फ्रांस का राजा था उसकी प्रशा के राजा से गुप्त बात चल रही थी। क्या बात चल रही थी वो? ताकि सेना को भेजकर फ्रांस में जो घटनाएं घटित हो रही थी उन घटनाओं को रोका जा सके, क्योंकि जब भी किसी देश में किसी भी प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं जैसे कि फ्रांस में हो रही थी, उन घटनाओं का प्रभाव आसपास के देशों पर भी पड़ता है। इसलिए फ्रांस के जो पड़ोसी देश थे जैसे कि प्रशा और ऑस्ट्रिया, उन देशों के राजा ये सोचकर परेशान थे कि फ्रांस में होने वाली जो घटनाएं हैं उनसे प्रेरित होकर हमारे देश की जनता भी हमारे विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। लेकिन जब तक लुई 16वां और प्रशा के राजा सेना भेजने का निर्णय लेते उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया, यानी कि प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। दूसरा, रॉजर द लाइल द्वारा रचित मार्सिले। मार्सिले एक प्रकार का देशभक्ति गीत था जिसकी रचना रॉजर द लाइल ने की थी और इस गीत को स्वयं सेवियों ने मार्सिले से पेरिस की तरफ कूच करते हुए जब वे युद्ध के लिए रवाना हुए थे तब उन्होंने इस गीत को गाया था। इसलिए इस गीत का नाम मार्सिले पड़ा, जो कि स्वयं सेवियों की अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना को व्यक्त करता है। एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यही गीत अब फ्रांस का राष्ट्रगान भी है। तीसरा, 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त। 1791 में फ्रांस में जो संविधान लागू किया गया था वो संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू होता था, यानी कि उस घोषणा पत्र में पुरुष एवं नागरिक के कुछ अधिकारों को बताया गया था। लेकिन 1791 में फ्रांस में ये जो संविधान लागू हुआ था, इस संविधान के द्वारा सभी लोगों को राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे, केवल अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार दिए गए थे। यहाँ पर एक एक करके लिख देते हैं कौन कौन से राजनीतिक अधिकार थे जो केवल अमीरों को ही दिए गए थे।
मतदान का अधिकार, यानी कि इलेक्शन के समय वोट डालने का अधिकार। ये जो मतदान का अधिकार था, ये 25 वर्ष से अधिक उम्र के केवल ऐसे पुरुषों को ही दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देते थे। यानी कि 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो कर देते थे, उन्हीं पुरुषों को ये मतदान का अधिकार दिया गया था और उनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दूसरा, असेंबली के लिए चुने जाने का अधिकार। नेशनल असेंबली जो कि कानून बनाने का काम करती थी, उसका सदस्य बनने के लिए करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना आवश्यक था। इस प्रकार 1791 का जो संविधान लागू किया गया था, उससे केवल अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। चौथा, जैकोबिन क्लब। क्रांतिकारी युद्धों से फ्रांस की जो जनता थी, उनको अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जान माल का तो नुकसान हो ही रहा था, लेकिन अनेक प्रकार की आर्थिक कठिनाइयां भी फ्रांस की जनता को झेलनी पड़ रही थी। ज्यादातर लोगों का मानना था कि क्रांति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 1791 का जो संविधान लागू हुआ था, उससे केवल अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। तो फ्रांस का एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा तबका जो राजनीतिक अधिकारों से वंचित था, वो ये चाहता था कि इस फ्रांसीसी क्रांति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, यहीं पर समाप्त नहीं करना चाहिए। तो इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, इस पर विचार करने के लिए लोग राजनीतिक क्लबों में जमा होते थे और इन राजनीतिक क्लबों में जो सफल क्लब था, वो था जैकोबिन क्लब, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। यहाँ पर लिख देते हैं। तो जैकोबिन क्लब का नाम किस प्रकार पड़ा? इस क्लब का नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध वर्ग से आते थे। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे, फ्रांस के उस वर्ग से आते थे जो कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए थे। यानी कि 1791 में जो संविधान लागू हुआ था, उस संविधान के द्वारा भी एक वर्ग ऐसा था जिन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे और विभिन्न प्रकार की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा था। इनमें आते थे छोटे दुकानदार, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर, जूता बनाने वाले, घड़ी का काम करने वाले। यानी कि जैकोबिन क्लब के सदस्य फ्रांस के उस तबके से, उस वर्ग से आते थे जिनको संविधान लागू होने के बाद भी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, और जैकोबिन क्लब का जो नेता था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। आगे के पॉइंट्स के लिए अगले पेज पर चलते हैं। 5वां, ट्यूलेरिये के महल पर धावा। 1791 में फ्रांस में संविधान तो लागू हो गया, लेकिन फ्रांस के लोगों की समस्याएं अभी भी नहीं सुलझी थी। अभी भी फ्रांस के लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही थी। यानी कि खाने वाली जो वस्तुएं थी, उनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी और खाद्य वस्तुओं की कमी का भी सामना फ्रांस के लोगों को करना पड़ रहा था। इसलिए जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे, उन्होंने 1792 में पेरिस वासियों के साथ मिलकर एक विशाल हिंसक विद्रोह कर दिया। यानी कि 10 अगस्त 1792 को ट्यूलेरिये के महल पर हमला कर दिया और राजा के रक्षकों को मार डाला और राजा को भी बंदी बना लिया। फिर बाद में नेशनल असेंबली ने राजा के परिवार के जो सदस्य थे, उनको जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। यानी कि कानून बना दिया कि राजा के जो परिवार के सदस्य हैं, उनको जेल में डाल दिया जाए और उसके बाद फ्रांस में नए चुनाव कराए गए। तो कब किया गया था ट्यूलेरिये के महल पर हमला? यहाँ पर लिख देते हैं। 10 अगस्त 1792 को महल पर हमला कर राजा को भी बंदी बना लिया गया और राजा के परिवार के जो सदस्य थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया। फ्रांस में नए चुनाव कराए गए। छठा, सभी को मतदान का अधिकार। अब 10 अगस्त 1792 को महल पर हमला कर राजा को बंदी बना लिया और फिर राजा के परिवार के जो सदस्य थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया और फ्रांस में नए चुनाव कराए गए। अब फ्रांस में जो नए चुनाव कराए गए थे, उसमें 21 वर्ष से
अधिक उम्र के सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति थी या नहीं थी, सभी को मतदान का अधिकार दिया गया। यानी कि इलेक्शन के समय वोट देने का अधिकार सभी पुरुषों को दिया गया, चाहे उनके पास संपत्ति थी या नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि महिलाओं को अभी भी मताधिकार से वंचित रखा गया था, यानी कि महिलाओं को मत देने का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया था। 7वां, नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम। अब फ्रांस में जो नए चुनाव कराए गए थे, उन चुनाव के बाद जो नई असेंबली चुनी गई थी उसका नाम रखा गया था कन्वेंशन। उसको कन्वेंशन नाम दिया गया था। पहले क्या था? नेशनल असेंबली। अब उस नेशनल असेंबली का नाम बदलकर क्या किया गया? कन्वेंशन। 8वां, 21 सितंबर को राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। 21 सितंबर को फ्रांस से राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। हम जानते हैं कि राजा का जो चुनाव होता था वो वंश के आधार पर होता था, लेकिन अब फ्रांस में एक गणतांत्रिक राज्य की स्थापना की गई थी जिसमें सरकार और सरकार का जो प्रमुख होगा उसका चुनाव फ्रांस की जनता करेगी। लुई 16वां जो कि फ्रांस का राजा था, उसको न्यायालय के द्वारा देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा सुना दी गई और 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। राजा को फांसी पर कब चढ़ाया गया, यहाँ पर लिख देते हैं। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आगे के पॉइंट्स के लिए अगले पेज पर चलते हैं। आतंक राज। फ्रांस में राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद गणतंत्र की स्थापना की गई और सन 1793 से 1794 तक का जो समय था उसे आतंक युग या आतंक राज कहा जाता है। अब इस समय को आतंक युग या आतंक राज क्यों कहा जाता है, एक एक करके पॉइंट्स को समझ लेते हैं। पहला, नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति। पिछले पेज में हमने देखा था कि फ्रांस में राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की गई थी और गणतंत्र की स्थापना करने के बाद सन 1793 से 94 तक का जो समय था उसमें रोबेस्पियर सरकार का फ्रांस पर नियंत्रण था और रोबेस्पियर सरकार ने नियंत्रण और दंड की इतनी सख्त नीति अपनाई कि रोबेस्पियर सरकार के जो समर्थक थे वो भी रोबेस्पियर सरकार की नीतियों से परेशान हो गए थे। रोबेस्पियर के हिसाब से गणतंत्र के जो भी दुश्मन थे, यानी कि रोबेस्पियर को ये लगता था कि गणतंत्र के जो भी दुश्मन हैं, जो भी गणतंत्र के शत्रु हैं किसी भी प्रकार से, जैसे कि कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और दूसरे राजनीतिक दलों के सदस्य, यानी कि फ्रांस में जो अन्य राजनीतिक दल थे उनके सदस्य, जो कि रोबेस्पियर की कार्यशैली का अर्थ होता है काम करने का तरीका, तो रोबेस्पियर की कार्यशैली यानी कि काम करने के तरीके से असंतुष्ट थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया और कोर्ट के द्वारा उन सबको जिनको गिरफ्तार किया गया था उन पर मुकदमा चलाया गया और न्यायालय उन्हें दोषी पाता है तो उनको गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कब से कब तक के समय को फ्रांस में आतंक युग कहा जाता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कब से कब तक के समय को आतंक युग कहा जाता है। सन 1793 से 1794 तक का जो समय था उसे आतंक राज कहा जाता है। अब इस समय को आतंक राज क्यों कहा जाता है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हम समझ चुके हैं कि रोबेस्पियर सरकार ने नियंत्रण और दंड की इतनी सख्त नीति अपनाई कि उसके समर्थक भी रोबेस्पियर सरकार की नीतियों से परेशान हो गए थे, इसलिए इस समय को आतंक राज कहा जाता है। ऐसे आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दूसरा, गिलोटिन। अब ये गिलोटिन क्या था? गिलोटिन दो खंभों के बीच में लटकते आरे वाली मशीन थी जिस पर अपराधी के सिर को रखकर उसके धड़ से यानी शरीर से अलग कर दिया जाता था, यानी कि ये एक प्रकार की मशीन थी जिससे किसी भी अपराधी को सजा दी जाती थी। तो रोबेस्पियर सरकार ने नियंत्रण और दंड की जो सख्त नीति अपनाई थी, यानी कि जो भी गणतंत्र के शत्रु थे उन सबको जेल में डाल दिया गया था और कोर्ट के द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया था और यदि कोर्ट उनको दोषी पाता था तो उनको गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। यही वो गिलोटिन था जो कि अपराधियों को सजा देने के लिए उस समय इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर गिलोटिन का अर्थ लिख देते हैं क्या होता है।
तो गिलोटिन दो खंभों के बीच में एक आरा लटकता था जिस पर अपराधी का सिर रखकर उसके धड़ से यानी कि शरीर से अलग कर दिया जाता था। यही था गिलोटिन। तीसरा, मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। रोबेस्पियर सरकार ने मजदूरों की जो मजदूरी थी और वस्तुओं की जो कीमतें थी उनकी अधिकतम सीमा यानी कि एक मूल्य निर्धारित कर दिया गया, एक मजदूरी निर्धारित कर दी गई। इससे अधिक ना तो वस्तु की कीमत वसूली जाएगी और ना ही इससे कम मजदूरों को मजदूरी दी जाएगी। चौथा, समता रोटी खाना अनिवार्य। रोबेस्पियर सरकार ने नियंत्रण की इतनी सख्त नीति अपनाई कि सभी लोगों के लिए समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया, जरूरी कर दिया और महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। सभी नागरिकों को साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि रोबेस्पियर सरकार के समय फ्रांस के नागरिकों को इतना भी अधिकार नहीं था कि वे अपनी खाद्य वस्तुओं का चुनाव भी स्वयं कर सकें। रोबेस्पियर सरकार ने नियंत्रण की इतनी सख्त नीति अपनाई कि फ्रांस के नागरिक जो रोबेस्पियर सरकार के समर्थक थे वे भी परेशान होने लग गए थे। पांचवा, परंपरागत मॉन्स्यूर महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन नागरिक एवं सितोयिन नाम से संबोधित किया जाने लगा। पहले फ्रांस में क्या होता था, जो मेल थे उनको मॉन्स्यूर कहा जाता था और जो फीमेल थी उनको मदाम कहकर संबोधित किया जाता था। लेकिन जब से रोबेस्पियर सरकार का फ्रांस में नियंत्रण हुआ तो फ्रांसीसी पुरुष एवं महिलाओं को सितोयेन और सितोयिन कहकर संबोधन का आग्रह किया। यानी कि फ्रांस के लोगों को पहले मॉन्स्यूर और मदाम कहकर जो संबोधन किया जाता था उसको बदलकर सितोयेन और सितोयिन कहकर संबोधन करने के लिए कहा गया। छठा, चर्चों को बंद कर दिया और रोबेस्पियर सरकार के समय में चर्चों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो कुल मिलाकर 1793 से 1794 का जो समय था उसमें रोबेस्पियर सरकार ने फ्रांस के लोगों पर बहुत सख्ती से नियंत्रण किया। इससे क्या हुआ, जो पहले रोबेस्पियर सरकार के समर्थक थे, जो उनकी नीतियों से सहमत थे, वे रोबेस्पियर सरकार की नीतियों से असहमति जताने लगे और उनकी नीतियों से परेशान हो गए। इसलिए जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा रोबेस्पियर को दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो 1794 में रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ाने के बाद फ्रांस से आतंक राज की समाप्ति हो जाती है। अगले पेज पर चलते हैं। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। हमने पिछले पेजों में पढ़ा कि फ्रांस में राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना होने के बाद 1793 से 1794 का जो काल था उसे आतंक राज कहा गया, जिसमें कि फ्रांस पर रोबेस्पियर सरकार का नियंत्रण था। रोबेस्पियर सरकार ने नियंत्रण और दंड की इतनी सख्त नीति अपनाई कि उसके समर्थक भी रोबेस्पियर सरकार की नीतियों से परेशान हो गए थे और 1794 में न्यायालय द्वारा रोबेस्पियर को दोषी पाया गया और उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। फ्रांस से आतंक राज की समाप्ति के बाद अब फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन स्थापित किया जाएगा। डायरेक्टरी का अर्थ होता है कार्यपालिका। अब किस प्रकार से फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन स्थापित होगा, एक एक करके पॉइंट्स को समझ लेते हैं। पहला, मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद यानी कि रोबेस्पियर सरकार का जो फ्रांस पर नियंत्रण था उसकी समाप्ति के बाद अब फ्रांस में जो मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग का भी संपन्न तबका जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त है, शक्तिशाली है, उसके पास फ्रांस की सत्ता आ जाएगी। दूसरा, नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित। डायरेक्टरी शासित फ्रांस के अंतर्गत अब क्या होगा, जो नया संविधान बनेगा उसमें संपत्तिहीन, जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं है, जिस वर्ग के पास संपत्ति नहीं
नहीं है उसको फिर से मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि जो मत देने का अधिकार है वो फिर से छीन लिया जाएगा। क्योंकि पिछले पेज में हमने पढ़ा था कि 1792 में नए चुनाव कराए गए थे और 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति थी या नहीं थी, सभी को मतदान का अधिकार दिया गया था। लेकिन अब जब फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन होगा तो जो संपत्तिहीन तबका है, जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनको फिर से मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि मत देने का जो अधिकार 1792 में दिया गया था सभी पुरुषों को, उसको फिर से छीन लिया जाएगा। तीसरा, 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान। अब जब फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन होगा तो विधान परिषदों का प्रावधान किया गया, यानी कि विधान परिषदें बनाई गई जिनकी संख्या होगी 2, यानी कि 2 विधान परिषदों की स्थापना की जाएगी। चौथा, परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। अब जो 2 विधान परिषदों का प्रावधान किया गया था, उन विधान परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका का गठन किया या नियुक्त किया, यानी कि 2 विधान परिषदें होंगी जो कि 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका, जिसको डायरेक्टरी कहा गया, उसकी स्थापना करेंगी। पांचवा, डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। अब 2 विधान परिषदों ने जिस कार्यपालिका को, जिस डायरेक्टरी को नियुक्त किया था, उस डायरेक्टरी में भी राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, जिससे कि सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग खुलता दिखाई देता है। यानी कि डायरेक्टरी की स्थापना तो की गई, लेकिन इसमें भी राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, जिससे कि नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। और 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट यानी कि राजा घोषित कर दिया। इसी के साथ भाग 3 समाप्त होता है। इस भाग में आपने क्या पढ़ा और कितना सीखा, उसके लिए अगले पेज पर कुछ MCQ दिए गए हैं और उनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगले पेज पर उन प्रश्नों को देख लेते हैं। उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। तो अगले पेज पर हम प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। इन प्रश्नों के साथ भाग 3 यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए भाग 1 और भाग 2 की वीडियोस भी आपको देखनी चाहिए, तभी आप इस पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे। इस पाठ से संबंधित नोट्स, NCERT सॉल्यूशंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे भाग 4।